Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation and welcome to this public administration class. आज के इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मोहित भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई बुक न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस बुक के हम डिस्कशन वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। अभी तक हमने 12 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। 13th चैप्टर की ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। तो इसके अंदर हम ज्यादा नहीं, लेकिन रिसर्च फाइंडिंग्स जो रिसेंटली कुछ रिसर्च कंडक्ट की गई थी इन दी डेवलपिंग कंट्रीज और बहुत सारे ऐसे एरियाज में ये फाइंड आउट करने के लिए कि ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है, एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, इस एस्पेक्ट में तो अलग अलग स्टडी कंडक्ट की गई। हमारे लिए स्टडी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो आउटकम्स होते हैं स्टडी के वो हमें जानने हैं। आउटकम के हिसाब से हम फिर क्या कर सकते हैं, जो भी रिफॉर्म प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अगर हमें लेकर के आना है तो हमें किस एस्पेक्ट में बात करनी चाहिए एंड रिफॉर्म प्रोसेस को हम ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन वाली प्रोसेस को ज्यादा बढ़िया कैसे बना सकते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, एंड ग्राउंड रियलिटी को समझने में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो चलिए रिसर्च फाइंडिंग की बात करते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक का इंटरेक्शन होता है, ये हमेशा से ही मतलब जो राइटर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए मेन फोकस रहा। ठीक है, द रिलेशनल एस्पेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, its interaction with the public and its subservience to the public interest is not properly articulated in Weber's theoretical construct। मतलब वेबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बताई, उस थ्योरी के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी की स्ट्रक्चर के बारे में तो वेबर ने बात करी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का पब्लिक के साथ में कैसा रिलेशन है ना। ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है, तो जब भी पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी का इंटरेक्शन होता है तो ब्यूरोक्रेसी को हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात ये। दूसरा ये कि जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार का होता है, ये चीज वेबर के द्वारा बताई गई ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड नहीं था। जेम्स टी थॉमसन कहते हैं, classic bureaucratic theory is preoccupied with behavioral relation ordered by a single unified authority structure from which the client is excluded। जो क्लासिकल थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है और क्लाइंट को यानी सिटीजन को एक्सक्लूड किया गया है, सिटीजन को अलग रखा गया है, सिटीजन वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आता। द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑटोमेशन that worked uniformly and with unfaltering regularity। जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, है ना, यूनिफॉर्मली काम करती है, यूनिफॉर्म मेथड पे इसका ज्यादा फोकस है, रेगुलरिटी के साथ काम करती है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की जो बेसिक अजम्पशन है ना वो ये है कि एक मशीन लगी हुई है, ठीक है, और वो मशीन आपके लिए कुछ काम कर रही है, तो मशीन के हिसाब से क्लाइंट को एडजस्ट होना पड़ेगा। मशीन एडजस्ट नहीं हो पाएगी, मशीन इनफ्लेक्सिबल है। ऐसा थोड़ी ना होता है। हमें भी पता है कि अगर हमारी नीड्स है, हमारी डिमांड है, तो उसके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को चेंज होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता। ये है क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, so there have been some important studies on the relationship between bureaucracy and the client। इसमें आता है पीटर ब्लाउ की स्टडी आती है ऑफ अ पब्लिक वेलफेयर एजेंसी, विलियम फुट वाइट की स्टडी आती है ह्यूमन रिलेशन इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, और एक आती है एलिहू कार्ड्स एंड एसन आइजनस्टेड की रिसर्च आती है ऑन न्यू इजरायली इमिग्रेंट्स। तो सबसे पहले पीटर ब्लाउ की स्टडी के बारे में बात करते हैं। यहां पर सॉरी मेन फोकस ये था कि एक पब्लिक वेलफेयर एजेंसी है, यानी एक ऐसी एजेंसी है जो लोगों के भलाई के लिए काम करती है, यानी उसका जो ओरिएंटेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, पब्लिक वेलफेयर का है। ठीक है, तो एक ऐसी एजेंसी है, उसके काम करने के तरीके पे ब्लाउ ने फोकस किया एंड उन्होंने अपनी स्टडी के अंदर ये पॉइंट आउट किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की वजह से जो रिजिडिटीज आती हैं, ठीक है,
क्या क्या रिजिडिटीज आती हैं। हम जनरली क्या है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना फोकस करते हैं दैट बिकम द रेड टेपिज्म। तो रिजिडिटी है वो अपने आप में, एक तो उसके ऊपर फोकस किया। दूसरा उन्होंने फोकस किया रियलिटी शॉक विच यंग केस वर्कर एक्सपीरियंस होते हैं ज्वाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू एंट्रेंट होते हैं, जो न्यू पर्सन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद में दे रियलाइज की रियलिटी में और जो बुक्स में पढ़ कर के आए उसमें बहुत फर्क है। रियलिटी शॉक लगता है उनको, है ना। द काइंड ऑफ पीयर ग्रुप सपोर्ट दैट डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो पीयर ग्रुप है वो कैसे डेवलप होता है, आपके कलीग के साथ कैसे सपोर्ट डेवलप होता है, एंड हाउ ऑल दिस इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द केस वर्कर एंड द क्लाइंट। ये चीजें जो न्यू एंट्रेंट है उनके साथ और क्लाइंट की जो रिलेशनशिप है, क्योंकि उसको अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का इतना पता नहीं है, वो नया है इस फील्ड के अंदर, तो केस वर्कर और क्लाइंट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, इस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। इसके अलावा वाइट की स्टडी आती है, इन्होंने ये मतलब इनका जो मेन अटेंशन पॉइंट था या मेन फोकस जो उन्होंने किया वो था हाई डिग्री ऑफ सोशल अडेप्टेबिलिटी ऑफ द वर्कर एंड द नीड फॉर क्लाइंट ओरिएंटेशन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्लाइंट ओरिएंटेशन क्या होती है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो हर एक काम को सिस्टमेटिक वे से किया जाना चाहिए, और सिस्टमेटिक वे से तभी होगा जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन काम को करने के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ आपका काम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें अब आपका जो फोकस है, जो ओरिएंटेशन है, वो रूल से हट करके क्लाइंट की नीड्स को सेटिस्फाई करना होना चाहिए। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या ओरिएंटेशन है जी, क्लाइंट ओरिएंटेशन है। ठीक है, एंड यहां पर जो सुपरविजन है, सुपरविजन को जो एक वो होता है ना कि लेट इट बी, पड़ा रहने दो, चल रहा है वैसे चलने दो, वो वाला एटीट्यूड छोड़ना होगा। कैसे, एक रेस्टोरेंट या एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जब लोग काम करते हैं तो दे जनरली डेवलप द रिलेशनशिप, इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि पर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से धीरे धीरे क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। अगर तो आप सुपरविजन अच्छा कर लोगे, अगर आपके वहाँ ह्यूमन रिलेशन अच्छा है, पर्सनल कम्युनिकेशन बढ़िया है, तो अल्टीमेटली क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगी। लेसेस फेयर क्या होता है, इट मीन्स लेट इट बी, जैसा है वैसा रहने दो। आइजनस्टीन की जो स्टडी है वो क्या है, इनकी कॉटन कॉट करके मैं इनकी बात कहती हूँ, the structural characteristics do not however develop in a social vacuum but are closely related to the function and activities of bureaucratic organization in its environment। कोई भी एक्टिविटी वैक्यूम में नहीं होती, ठीक है, वो एक्टिविटी अपने एनवायरमेंट से क्लोजली रिलेटेड है, and the extent to which they can develop and persist in any bureaucratic organization is dependent upon the type of dynamic equilibrium that the organization develop in relation to its environment। अब ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट रहना है, अडेप्ट करना है अपने आप को, तो जितना डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा उतना ही उसके एग्जिस्टेंस के चांस बढ़ते जाएंगे। यहां पर उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, and this term was used to denote the changes in bureaucratic organization caused by close interaction between the organization and the client। bureaucratization, debureaucratization, इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए आपने, तो आपके लिए होमवर्क मान लीजिए या फिर इट्स अप टू यू टू स्टडी द टर्म ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, क्योंकि जब तक आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा ना, आप इसको अच्छे से मतलब समझ ना पाओ। तो एक बार जरूर देखिएगा, और जो पैराग्राफ है उसके अंदर भी पूरा एक मतलब जो टॉपिक दिया गया है ना रिसर्च फाइंडिंग वाला, ये अराउंड 253 पेज नंबर के आएगा बुक के अंदर, तो एक बार उसके अंदर देखना प्रॉपरली, वहां पे डिटेल्स दी गई है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन कैसे बढ़ता है, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कैसे बढ़ता है, दोनों के बारे में दिया गया है। ओके, अगर आपको फिर भी ये चीज समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। बी एक्टिव एंड सपोर्ट अस। ओके।
फिर आती है कार्ड्स एंड आइजनस्टाइन की जो स्टडी होती है 1960 में, that explored the changes in bureaucratic organization in response to the needs of client. ये कहते हैं कि a bureaucracy is in imbalance when it fails to operate on the basis of democratic consent. एक ब्यूरोक्रेसी इम्बैलेंस में आती है, बैलेंस नहीं रहती जब वो डेमोक्रेसी के हिसाब से काम नहीं करती। ब्यूरोक्रेटिक इम्बैलेंस होता है कि ब्यूरोक्रेसी का जो पावर है वो बैलेंस होना चाहिए, ना तो वो डेस्पोटिक हो ना ही वो सबसर्विएंट हो, ना तो वो मास्टर बने ना ही वो सर्वेंट बने। डेस्पोटिक का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी इज टू मच द मास्टर, दी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा मास्टर की तरह बिहेव कर रही है। अब सर्वेंट का मतलब होता है कि ये नौकर की तरह ज्यादा बिहेव कर रही है, इट इज टू मच द सर्वेंट। ठीक है, तो डेस्पोटिक ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी, अब वो खुद में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, पब्लिक प्रेफरेंस पब्लिक डिमांड पे इतना फोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगी, अब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर है, तो वो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए कोर्शन मैनिपुलेशन जैसे मेथड को अपनाएगी। The subservient bureaucracy find itself so concerned with the demand of a special interest group कि उसका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल मान लीजिए या फिर अपनी अथॉरिटी है उसको सेक्रीफाइस करके वो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट ग्रुप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी को कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, बिल्कुल मास्टर भी ना बने और वो बिल्कुल सर्वेंट भी ना बने। ठीक है जी, चलिए फिर दे रखा है कि जो सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन होते हैं, दीज वर कंडीशन बाय बेसिक नेचर एंड ऑपरेशनल पिक्यूलैरिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ है, जो प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, इट इज अ लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल का जो बेसिक नेचर था, जो वहां की पिक्यूलियर कंडीशन थी, उसके हिसाब से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बना। एंड बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट की गई ऑन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन गवर्नमेंट, एंड दीज स्टडीज रिवील्स सिटीजंस परसेप्शन अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी फील्ड स्टडी हुई और इस फील्ड स्टडी के बेसिस पे हम कुछ चीजें समराइज कर सकते हैं, और वो कुछ चीजें क्या है उनके बारे में बात करते हैं। पहला है citizens ignorance about procedures involved in getting things done। आप मान के चलिए कि आपने कोई गवर्नमेंट का कोई भी काम करवाया, या आपने, अनलेस आपके ऊपर बात नहीं आती, डू यू एवर गेट इंटरेस्टेड टू नो द प्रोसीजर फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एक राशन कार्ड बन रहा है, जब तक आपको खुद का ना बनवाना पड़े, क्या तब तक आप जा करके पता करते हैं कि इसका मेथड क्या है काम करवाने का, क्या क्या प्रोसीजर है। ये छोटा सा काम है, लेकिन ये मान के चलिए कि ब्यूरोक्रेसी इतने सारे काम करती है, और डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी सिटीजन्स उन चीजों के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं होते। दे आर जनरली इग्नोरेंट अबाउट द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन गेटिंग थिंग्स डन। सेकेंड, जो लोअर लेवल फंक्शनरीज होते हैं ना, लोअर लेवल के जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी होती है, उनका एटीट्यूड काफी अनहेल्पफुल होता है। ठीक है, देन इन ऑर्डिनेट डिले एंड वेटिंग पीरियड। इनऑर्डिनेट डिले का मतलब ये होता है कि काफी सारा जो टाइम है वो वेट में ही चला जाता है, और वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। ठीक है, फेवरेटिज्म होता है, फेवरेटिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन अमंग ऑफिशियल्स, मतलब काम करवाने के लिए, छोटे से छोटे काम करवाने के लिए भी आपको मिडिलमैन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि अर्बन रूरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अर्बन रूरल डिफरेंस इन परसेप्शन का मतलब ये होता है कि जो अर्बन dwellers हैं, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, दे आर मोर क्रिटिकल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन देन द रूरल काउंटर पार्ट। ठीक है, रूरल नहीं, रूरल काउंटर पार्ट। जो गरीब जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इतना क्रिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं है जितना अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों का है। ठीक है,
देन आता है रिच पुअर डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, द रिच हैविंग इजी एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जनरल टेंडेंसी ऑफ ऑफिशियल टू अवॉइड द पुअर एंड अंडरप्ले देयर नीड्स एंड द इंटरेस्ट। रिच पुअर का डिस्क्रिमिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो ऑफिशियल्स होते हैं जनरली दे अटेंड द कॉल्स ऑफ रिच और पुअर को वो इग्नोर करते हैं, है ना। तो ये है कुछ स्टडीज के वी कैन से कि समरी है जो स्टडीज कंडक्ट की गई उनकी, और इनके बेसिस पे वी कैन डिजाइन दी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक है, चलिए जी। लास्टली आता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। At the higher level in government, the problem of citizen administration relationship have attracted attention from time to time, and committees and commissions have been set up to deal with them. हायर लेवल पे यानी कि जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है वहां पर सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो इंटरेक्शन है ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार डिस्कस की गई, बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, बहुत सारे कमीशंस बनाए गए। द वेरी फेमस संथनाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ये मानती थी कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास, डिस्क्रिशनरी पावर की वजह से वो हैरेसमेंट करते हैं आम आदमी का या जनरल पब्लिक का, वो हैरेसमेंट करते हैं बिकॉज दे हैव द डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है। सेकंड, एआरसी रिपोर्ट, very famous administrative reform commission that took the note of general public complaint about corruption in administration and acknowledged the existence of widespread inefficiency and unresponsiveness of the administration to public needs. Even government के द्वारा constitute की गई दो बड़े कमीशन, संथनाम कमेटी एंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, दोनों ये मानते हैं कि जो जनरल पब्लिक की डिमांड होती है एडमिनिस्ट्रेशन उस डिमांड को आंसर नहीं करता, अनरिस्पॉन्सिव होता है उसके लिए, इनएफिशिएंट है, काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, करप्शन है और रिच को ज्यादा फेवर किया जाता है, पुअर को इतना फेवर नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने आज डिस्कस किए। इसमें आपको अगर कुछ भी लगे कि कोई पर्टिकुलर चीज है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फॉर 2022 और 2023 तो हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर से, यानी कि आप अगर प्री भी दे रही हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम 2021 भी दे रही हैं, तो भी आप एक बार इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं इस कोर्स की, ये पेड रहेगा, मैं पहले बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आई बिलीव दैट जब तक आप कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तो थोड़ा सा अचीव करने की जो टेंडेंसी होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो इंसान का कम हो जाता है। ठीक है। फ्री कोर्स अगर तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है। और अगर आपको मतलब पेड में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी कराई जाएगी आपको, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड की जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। इसके लिए आप डिटेल कहाँ से ले सकते हैं? 9896859767। और अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आपको इसके अंदर जो है काफी मतलब बहुत ही मिनिमम सी फीस रखी गई है। ओके। और फीस इसीलिए मतलब कभी आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे कि नाम चैनल का फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन है बट फिर भी हम पेड कोर्स क्यों दे रहे हैं। ठीक है। तो कभी आराम से टाइम मिलेगा, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि क्यों हमने पेड कोर्स लॉन्च किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्यों हम ये चीजें पेड लेकर के आ रहे हैं। एनीवे, और कोई डाउट हो लेट मी नो। एंड उम्मीद कर रही हूँ कि आप हमारे जो नए इनिशिएटिव है वो एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, ख्याल रखिए अपना, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।